आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ करके सरकार बना ही लेगी। कांग्रेस और बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बनाते रहे हैं, उनका पुराना इतिहास रहा है, वो दोबारा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो बीजेपी तो सरकार देगी ना। आप देखिए 31 उनके आए, वो अपना पूरा प्रयास करके अभी सरकार देंगे। आज उनकी भाषा आपने सुबह सुनी होगी। उन्होंने कहा कि अगर कुछ इस तरीके के सुझाव और प्रस्ताव हमारे पास आएंगे तो हम लोग विचार करेंगे। इस हमले का जवाब बीजेपी ने भी दिया है। बीजेपी ने आप पर ही कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने का आरोप लगाया है। किसी से संपर्क नहीं किया। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो हमको मार्ग दिखाया उसी पर चलना चाहते हैं। हम न कोई पार्टी को तोड़ेंगे, न किसी पार्टी से हम किसी को डिफेक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप आदमी पार्टी अगर कांग्रेस सपोर्ट करा दे तो वो भी सरकार बनती है तो बने, हमें कोई अड़चन नहीं। हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच की लड़ाई से दिल्ली में सरकार बनने की संभावनाएं खत्म होती जा रही हैं। ऐसे में राष्ट्रपति शासन ही इकलौता विकल्प दिखाई दे रहा है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है तो आम आदमी पार्टी किसी का सपोर्ट नहीं लेगी। हमारे पास ना भी पूरे नंबर नहीं है जी, और इसीलिए हमारी बैठक हो रही है कि हम क्या आगे की हमारी रणनीति क्या होगी, उसके हिसाब से हम तय करेंगे जाकर। किंतु एक बात निश्चित है कि हम जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करना चाहते। आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से दिल्ली में कहा था कि हम इस जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं हैं। हम न किसी से समर्थन लेंगे न किसी को समर्थन देंगे। प्रजातंत्र में जिसकी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, चाहे आप पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आज ये होड़ क्यों लगी है कि दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि हम प्रतिपक्ष में बैठेंगे। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी जनता की जो अपेक्षाओं से उन्होंने वोट दिया है वो उनको इसलिए दिया है कि वो सत्ता में आकर के जनता की समस्याओं का समाधान करे। सवाल उठता है सरकार कैसे बनेगी। नजरें उपराज्यपाल नजीब जंग पर हैं, जो रास्ता राष्ट्रपति शासन की ओर जाता है और लोकसभा चुनाव के साथ एक बार फिर दिल्ली का चुनाव होता दिख रहा है। दरअसल पहले आप कहकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहते हैं ताकि लोगों का भरोसा कायम हो और अगर चुनाव हुए तो उसमें काम आए। कभी अरविंद केजरीवाल के साथ रही किरण बेदी ने दिल्ली में सरकार बनाने का नया फॉर्मूला दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिलकर सरकार बनानी चाहिए और इसके लिए वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। किरण बेदी का मानना है कि दिल्ली की जनता पर फिर से चुनाव नहीं थोपने चाहिए क्योंकि जनता ने बीजेपी और आप दोनों को मैंडेट दिया है। ऐसे में दोनों को मिलकर एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार बनानी चाहिए। Well, you have a hung parliament, you go back to elections. But before you do that, I'm just saying the onus is on both the parties. Because it's a split verdict, it's an onus on both the parties to find a common ground to govern. If they can't find a common ground, well, they go back for re-elections. इस सलाह को आम आदमी पार्टी ने ठुकरा दिया है। पार्टी ने अपनी राय बिल्कुल स्पष्ट रखी हुई है कि हमें लगता है कि जनता ने अभी तक हमें इस बात का जनादेश नहीं दिया है कि हम सरकार पूरी तरह से बनाएं। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है क्योंकि ये चुनाव हमने उन मुद्दों पे लड़ा था जिन मुद्दों पर हमारी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से टकराहट थी और दोनों उन मुद्दों पर हमसे बिल्कुल भिन्न विचार रखते हैं और इसलिए उनके साथ किसी भी तरह की सरकार बनाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठने का राग अलाप रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली की जनता पर दोबारा चुनाव थोपना सही होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश ने कहा है कि देश में मोदी की कोई लहर नहीं चल रही है। तो ब्लोअर की हवा है, लहर क्या रहेगी? ये तो और साबित हो गया दिल्ली में। जबकि निर्बाध बिजली है दिल्ली में, तब ब्लोअर की हवा काम नहीं आई। नीतीश के बयान के तुरंत बाद बीजेपी भी मैदान में आ गई। बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने कहा कि कांग्रेस का जो हाल हुआ है वही नीतीश कुमार का भी होगा। नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते तो आज जो 3/4 का बहुमत मिला है और दिल्ली में भी बीजेपी को जो इतनी सीटें आई हैं वो नरेंद्र मोदी के कारण सीटें आई हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को हवा का रुख मापना चाहिए
जो नरेंद्र मोदी की हवा चल रही है, आंख मूंद लेने से शुतुरमुर्ग के समान, वो आंधी रुकने वाली नहीं है। बीजेपी और जेडीयू की 17 साल पुरानी दोस्ती भी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही टूटी थी और तब से मोदी और नीतीश एक दूसरे पर सियासी हमले बोलते रहे हैं। बीजेपी ने 4 राज्यों में अपना परचम फहराया है, लेकिन दिग्विजय सिंह को इसमें मोदी फैक्टर नजर नहीं आता। BJP is saying, and you have also tweeted now, that they are claiming that it's Modi magic. Well, you already have my tweet. Well, you said that there is someone else should not take credit. What did you mean by someone else? Did you mean Narendra Modi? Well, don't you have any perception of what I'm saying? मोदी को तो बधाई नहीं दी, लेकिन दिग्विजय ने केजरीवाल को शुभकामना जरूर दी। I think it's a great thing for the Indian democracy. It's the strength of Indian democracy. And I congratulate Mr. Kejriwal. कल दिन भर दिग्विजय सिंह नहीं दिखे, लोग सवाल करते रहे कि आखिर दिग्विजय सिंह कहां हैं। आज वो प्रिपेयर होकर आए और आते ही मोदी पर निशाना साधा। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा का जिम्मा सोनिया गांधी ने लिया है और इस वक्त 10 जनपद में इसी बाबत बैठक भी चल रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस की करारी हार, वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी से कड़ी टक्कर के बाद हार। ऐसे में कांग्रेस और उनके नेताओं की भूमिका को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस अब हार के गुनहगार को ढूंढ रही है। We are doing exceedingly well. In fact, if you notice, 2 days after the polling, there's absolute quiet silence in the BJP headquarters. I don't know what has happened, but I never expected this kind of a result. कि हमारी पार्टी के लीडर ने भी कहा कि उसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा और उसके बाद में पार्टी तय करेगी। सबसे बड़ी बात है कि इस समय एकजुटता के साथ जो कुछ परिदृश्य सामने आया है उसका हमें मिलकर मुकाबला करना है और कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको पहुंचाने में पूरी तरह से तत्परता के साथ लग जाना है। कांग्रेस की इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए हमें जो कार्य किए उनको लोगों तक बहुत अच्छी तरह से और पहुंचाना है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि ऐसे बड़ी गैप है दोनों के बीच में। सरकार तो पार्टी के प्रोग्राम को ही इम्प्लीमेंट करते हैं और सरकार मेरे ख्याल में जो ये 9-9.5 साल हमारे देश के लिए किए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लेके राइट टू एजुकेशन एक्ट, मेरे ख्याल में भारत का चेहरा बदल गया है अच्छी तरह ये 9.5 साल। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से सीखने की जरूरत है, तो वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस को आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। लेकिन हम कहते हैं कि कांग्रेस को आम आदमी के लिए सोचने की जरूरत है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का 67वां जन्मदिन है, लेकिन उनके जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले आए विधानसभा के चुनाव नतीजों ने उनके जन्मदिन के जश्न को फीका कर दिया है। 4 राज्यों में मिली करारी हार से मायूस सोनिया गांधी के घर के बाहर सन्नाटा पसरा है। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन न तो नेता और न ही कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। हर साल सोनिया गांधी के जन्मदिन पर जश्न मनाया जाता था, नेता और कार्यकर्ता बधाई देने के लिए पहुंचते थे, लेकिन इस बार सब कुछ फीका फीका सा है। तोहफा ने फिर से उठने का, आपने कहा कि हम फिर से उठने का, कि जब एनालिसिस अपने आप में भी होता है कि लोगों के ट्रेंड क्यों बदल रहे हैं, बहुत सारी चीजों का इसमें होता है, बहुत सारी चीजों का परीक्षण होता है, बहुत सारी बातों का होता है, लेकिन इन सब बातों का प्रभाव इस बात पर पड़ने वाला नहीं है। आम जनता, आम आदमी, आम लोग और इस देश की जनता जनार्दन सोनिया जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रही हैं, देती रहेंगी। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। राजस्थान में बम्पर जीत के बाद आज बीजेपी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें वसुंधरा राजे को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। शाम 7 बजे जयपुर में बीजेपी के मुख्यालय में नए नवेले 162 बीजेपी के विधायक आएंगे और वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाने की औपचारिकता पूरी कर देंगे। अरुण जेटली और अमित शाह जयपुर पहुंच रहे हैं। इस बैठक में भूपेंद्र यादव और कप्तान सिंह सोलंकी भी मौजूद रहेंगे। आज ही तय हो जाएगा कि शपथ ग्रहण और विधानसभा सत्र की तारीख क्या होगी। वसुंधरा राजे 13 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ले सकती हैं, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी के अलावा कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं।
बाजार ने बीजेपी की जीत का जोरदार स्वागत किया है। आज सेंसेक्स में 450 अंकों से ज्यादा का उछाल देखा गया, वहीं निफ्टी भी 125 अंकों से ऊपर खुला। आज सेंसेक्स 21,483.74 और निफ्टी 6,415.25 के स्तर तक आ गया। निफ्टी ने आज 5 साल 11 महीने पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। निफ्टी एक लंबे समय के बाद इस स्तर पर पहुंचा है। इसके साथ ही कैपिटल गुड्स, बैंकिंग और ऑटो जैसे क्षेत्रों में खरीदारी देखी गई, जबकि अगस्त से लेकर अब तक कैपिटल गुड्स में सबसे ज्यादा उछाल देखी गई। माना जा रहा है कि बाजार में 20% तक की तेजी देखी गई। एक बात तो स्थापित हो गई कि जिस तरह से सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर गया है कि जितना कांग्रेस की हालत खराब होगी चुनाव के अंदर, देश की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी होगी और देश में एक स्थायी सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जिनका कि एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इस मामले में, जिसमें पारदर्शिता होगी, जिसका पूरा का पूरा जोर जो होगा वो आर्थिक प्रगति, इंफ्रास्ट्रक्चर, परंतु उसके साथ साथ सामाजिक न्याय भी होगा। जानकारों का मानना है कि ये सिर्फ बीजेपी की जीत का असर नहीं है, इसके पीछे मोदी फैक्टर भी बड़ी वजह है। लोकपाल की लड़ाई लड़ रहे अन्ना हजारे कल से फिर अनशन पर बैठेंगे। रालेगण सिद्धि के यादव बाबा मंदिर में अनशन पर बैठ रहे अन्ना ने सरकार पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया। में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हो गई, इसके लिए कई कारण होंगे, लेकिन ये एक कारण है कि जन लोकपाल के लिए कांग्रेस ने पूरी देशवासियों को आश्वासन दिया था कि हम जन लोकपाल लाएंगे, और जनता के साथ धोखाधड़ी करने के कारण जनता गुस्सा होकर अपना गुस्सा वोट से प्रदर्शित किया। इससे पहले भी अन्ना 2 बार दिल्ली में अनशन कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद भी बिल पास नहीं हो पाया है। अन्ना के इस तीसरे अनशन में उनके साथ इस बार केजरीवाल कंपनी न होकर नई टीम होगी। देखना ये होगा कि अन्ना के इस अनशन को सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। यूपी के मुजफ्फरनगर में राहत कैंप में बच्चों की मौत का मुद्दा आज संसद में भी उठा। लोकसभा और राज्यसभा में बीएसपी के सांसदों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीएसपी सांसदों ने यूपी की अखिलेश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आप लोगों को ये मालूम है कि जहां बीएसपी की मजबूत बेल्ट होती है तो अक्सर मुझे ये शिकायत मिलती रहती है, और हमेशा काउंटिंग वाले दिन ये शिकायत मिलती है कि जहां पर उनको लगता है, जिसकी भी पार्टी की सरकार होती है, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, और जो हमारी मजबूत बेल्ट होती है तो उनको लगता है कि बीएसपी कहीं जीत ना जाए, तो वहां पर काउंटिंग बहुत स्लो करा देते हैं। यूपी विधानसभा में भी बीएसपी ने एसपी सरकार को घेरा। समाजवादी पार्टी सरकार में आज गन्ना किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है, और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि किसान हितैषी होने का दम भरने वाली सपा सरकार ने गन्ना किसानों की कीमतों में 1 पैसे की भी बढ़ोतरी न करना इस बात को साबित करती है कि सपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। और यही कारण है कि आज चीनी मिल मालिकों से साठगांठ करके आज वो कि गन्ना किसानों पर कहर बर्पा कर रही है। संसद का पिछला सत्र भी हंगामे की भेंट चढ़ गया था, और इस सत्र की शुरुआत को देखकर भी ये लग रहा है कि इस बार भी सरकार के लिए ये सत्र चलाना आसान नहीं होगा। आप देखिए, ये पार्लियामेंट का गेट है, यहाँ से सांसद अंदर जाते हैं, और ये जो बैरिकेड है, यहाँ पर आप देखिए यूपीएससी के जो पैटर्न में बदलाव हुआ है उसको लेकर किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, और यहाँ पर अतिरिक्त जो पुलिस है, पैरामिलिट्री है, वो बुलाई गई है। आप देखें कि 16 दिसंबर को जो संसद पर अटैक हुआ था उससे ठीक पहले अगर आप इस वक्त को देखें तो 1 हफ्ते पहले ये जो धरना प्रदर्शन है एक तरह से बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। और मैं आपको बताऊं कि हालांकि ये लोग स्टूडेंट्स हैं जो मांग कर रहे हैं कि उस परीक्षा के पैटर्न में बदलाव जो हुआ है उससे
हिंदी भाषी जो बेल्ट है या हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। तो आप इस गेट को देखिए, यहाँ पर किस तरह से इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये जो गेट है आप देख सकते हैं, ये सेंटर जो पार्लियामेंट में जाने वाला, संसद भवन में जाने वाला गेट नंबर 1 है और ये वॉच एंड वार्ड है जो यहाँ पर लगा हुआ है। लेकिन हैरानी की बात है कि तमाम सिक्योरिटी की मौजूदगी के बावजूद आखिर ये जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर आए हैं। जो सीसेट में उन्होंने बदलाव किया है वो 3 साल की एज और 3 अटेम्प्ट हमको दिया जाए ताकि हम भी उस लायक बन सके। ये हिंदी माध्यम के लिए खिलाफ काम कर रहे हैं। यूपीएससी जो संस्था है, डीपी अग्रवाल है, वो हिंदी माध्यम को बाहर करना चाह रहा है और ये यूपीएससी जो है तो हिंदी माध्यम वालों लड़कों के साथ अन्याय कर रही है। अतः मैं चाहते हैं कि इसमें सही ढंग से सुधार हो। 79 के आधार पर जो परिवर्तन हुए थे उस आधार पर परिवर्तन हुआ। आपने ये देखा कि इन छात्रों को यहाँ बस से बैठाकर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया है। सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रतो राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो राय को अदालत की अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी राजेश्वर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जब वो टेलीकॉम घोटाले की जांच कर रहे थे तो सुब्रत रॉय और उनके चैनल के कुछ और लोगों ने उन्हें परेशान करने के लिए विभागों में उनके खिलाफ शिकायत की थी। राजेश्वर ने ये भी कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच कर रहे थे, तो इसलिए सुब्रत और उनके लोगों के इस तरीके को अदालत की अवमानना माना जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर सहारा समूह को 4 हफ्ते के अंदर जवाब देना होगा। सहारा का निवेशकों को पैसा लौटाने का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला और चल पड़ा है।